गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज से जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, आज से जो टॉपिक बेसिकली शुरू हो रहा है वो मॉड्यूल डी का टॉपिक है, ऑफिसर्स ऑन ट्रैक। ये सीरीज आपके लिए इस उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि पूरे सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस किया जा सके। क्योंकि पेपर आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर का मतलब इस बार का स्पेशली 2025 में जो पेपर बीते हैं, अगर आपने वो पेपर्स देखे होंगे तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल गहरे क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना, थ्योरी पढ़ना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ ही क्लास आपके साथ चलाई जा रही है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मॉड्यूल डी की बीआरबीएल में, और मॉड्यूल डी शुरू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, जिसमें सबसे पहला ही चैप्टर है मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसी नाम से ये टॉपिक भी दिखाई देगा। भारत के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो गवर्न होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। आज हम बातचीत करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं, मतलब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट में होना जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो आज इस मुद्दे पर, इन दो मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले समझते हैं, मैं पहले सारी चीजें आपको बता दूं फिर नोट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी एग्रीमेंट को कहते हैं, क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट किसी एग्रीमेंट को कहते हैं, लेकिन क्या केवल दो व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाना कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करता है? क्या केवल एग्रीमेंट होने से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो आंसर है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट केवल एग्रीमेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। अगर कोई एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी आप उसे लॉ के थ्रू इन्फोर्स कर सकते हैं, अगर आप इसे इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, अगर वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स किया जा सकता है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के थ्रू उसे इन्फोर्समेंट किया जा सकता हो उसका, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल है कि लॉ के थ्रू इन्फोर्सबिलिटी उस एग्रीमेंट की होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो कोई एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? एक एग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के थ्रू क्या हो? इन्फोर्सेबल। एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रोमिसेस बिटवीन द टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच, अभी मैं आपको फ्लो बताऊंगा कैसे एग्रीमेंट बनता है। दो पार्टीज के बीच में प्रोमिसेस होना जरूरी। इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, each party is legally bound by the promise made by them. A contract is legally enforceable when it meets requirement of applicable law. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल तब होता है जब वो लॉ के थ्रू एप्लीकेबल जितनी एसेंशियल चीजें हैं अगर उसमें पाई जाएगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, अगर लॉ के थ्रू आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, तो ही वो एग्रीमेंट, तो ही वो क्या कहलाता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू अगर हम देखें तो सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशंस का सेक्शन है, और सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है? अगर हम लॉ की बात करें, लॉ में क्या डेफिनेशन है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होता है, एंड एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो सेटिस्फाई करता है सारे एसेंशियल, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि मेंशन किए गए हैं सेक्शन 10 में। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे क्या क्या एसेंशियल्स है। अगर वो सारे एसेंशियल्स हैं और एग्रीमेंट इन्फोर्स किया जा सकता है लॉ के थ्रू, तो ही वो एग्रीमेंट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको याद रखिए और ये बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से समझिए। ये जो आपको यहां इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, ये पूछे हुए गए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली बात तो भैया दो पार्टीज का होना जरूरी है। कम से कम 2 से कम पार्टीज अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में, यानी अकेला कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो कम से कम 2 पार्टी होना जरूरी है। इनमें से एक कोई पार्टी ऑफर करेगा कोई भी पर्टिकुलर चीज कि मैं भैया आपको ये ऑफर कर रहा हूं, उसके कंसिडरेशन में मुझे कुछ मिलेगा। एक पार्टी है जो ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। यदि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये क्या बनता है? प्रॉमिस। जैसे मैंने आपको कुछ बेचने का ऑफर किया और आपने कहा कि ठीक है मैं इसे खरीद लूंगा, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये वस्तु मैं आपको देने वाला हूं। अब अगर इसी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन को मिला दिया जाए, कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूं और उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से कहता है कि वस्तु के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन होता है वो मुद्रा होती है, मनी होती है। जैसे मैं अगर किसी को कोई वस्तु बेचूंगा तो मुझे उसके बदले क्या मिलेगी भैया? मुद्रा मिलने वाली। तो मुद्रा क्या होती है? यहां कंसिडरेशन होती है। मैं
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत ये बात कर रहा हूं। कंसिडरेशन का मतलब है कि मैं आपको कुछ दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ मिलने वाला, ये कंसिडरेशन है। तो अगर इसी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है एग्रीमेंट, और अगर ये एग्रीमेंट पीछे हम लोगों ने पढ़ा लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यहां से आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे, क्लियर है? पूछा ही जा सकता है कि प्रॉमिस के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, या ऐसे ही एग्रीमेंट के लिए पूछा जा सकता है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा जा सकता है। या सवाल इसके विपरीत ये बन सकता है कि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। इस तरीके से सवाल बन सकता है। या इसका एक हिस्सा दिया जाएगा और आगे ये मिसमैच्ड दिया जाएगा, जैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के सामने एग्रीमेंट हो सकता है दिया हो, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन के सामने हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, तो आपको उसमें से मैच या मिसमैच ढूंढने को कहा जा सकता है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो सबसे पहले दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, दो पर्सन होना जरूरी है। एक ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो ये प्रॉमिस करेगा, ये प्रॉमिस होगा। और अगर इसी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ के थ्रू अगर उसको इन्फोर्स कर सकते हैं तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बने, किसी भी एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जरूरी है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल जो आपको चैप्टर मिलते हैं वो 11 और 238 सेक्शन आपको मिलते हैं। 239 से लेकर 266 को हटा दिया गया, अभी 238 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अब किसी भी एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एसेंशियल क्या है। एसेंशियल का मतलब यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है अगर उनमें ये सारे लक्षण, ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए? सबसे पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पार्टीज का होना आवश्यक है। दो से अधिक कितनी भी पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो कम से कम दो पार्टीज या दो से अधिक पार्टीज का होना जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब ये दोनों पार्टीज एग्रीमेंट करेंगे। तो इन दो पार्टीज का होना जरूरी है और उनका इंटेंशन एग्रीमेंट का हो। तो दो एसेंशियल चीजें, कम से कम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है, उन दोनों के मध्य एग्रीमेंट का होना जरूरी है। दूसरा क्या है भैया, ये जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, ये जो आप एक दूसरे से मिल रहे हो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसमें आपका एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कोई चीज परचेज करूंगा तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि उसकी वैल्यू यानी उसकी प्राइस मैं आपको दूंगा। मेरा जो इंटेंशन है आपसे वस्तु खरीदकर आपको उसका मूल्य देना है। ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का एक इंटेंशन है। लेकिन जैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ प्रॉमिस करता है, वो कहता है कि अगर आज तुम मेरे लिए ये अच्छा खाना बना दोगी तो आज हम मूवी देखने चलेंगे, क्या इसमें इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है? आंसर है नहीं। तो अगर वो मूवी दिखाने नहीं ले जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया। और ये एग्रीमेंट बेसिकली इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है, तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। लेकिन यहां पर इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं है। तो इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप यानी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके लिए कि जो दो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। एक दूसरे की आपसी सहमति होनी चाहिए और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। ये कंसेंट ना किसी दबाव में ना होना नहीं चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, किसी धोखे से किया गया कंसेंट ना हो। कंसेंट दबाव रहित होना चाहिए, उसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, इलीगल कंसेंट ना लिया गया हो, इलीगल तरीके से ही कंसेंट लिया गया हो। तो फ्री कंसेंट का होना बहुत आवश्यक है। और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो भी आप जिस भी वस्तु के लिए एग्रीमेंट करने जा रहे हैं या जिस भी चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि इनकी हत्या कर दीजिए, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर इलीगल है, सब्जेक्ट मैटर लॉफुल नहीं। हत्या करना जुर्म है, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब यहां पर जो इन सब में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो दो व्यक्ति एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, जो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दो व्यक्तियों का कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी पर बात करने के पहले मैं फिर से एक बार जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जो एसेंशियल है, वो मैं फिर से बता दे रहा हूं।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए दो पार्टीज कम से कम होना जरूरी है। अब इन दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एलिजिबिलिटी इनके पास होना चाहिए। वो क्या है अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, और इनका एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये जो एग्रीमेंट है उसमें इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। क्लियर है ना, कि वो सामाजिक व्यवहार के आधार पर बनाई गई हो। अब जो भी आप लीगल रिलेशनशिप लेंगे या आप जो भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, इलीगल तरीके से आपने कंसेंट ना लिया हो, तो एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगला है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम चोरी कर लो मैं तुम्हें इसके बदले पैसा प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब ये जो दो पार्टीज कम से कम जिनका होना जरूरी है उनका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के लिए भैया 3 कंडीशंस लिखी गई हैं। अगर ये तीनों है तभी आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में हैं, और अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में नहीं। पहला, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसकी 18 प्लस एज होनी चाहिए, यानी वो मेजोरिटी एज में हो। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसने 18 वर्ष पूरा कर लिया हो। मैं फिर से कह रहा हूं, माइनर कैन नॉट फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होने का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, एलिजिबल हैं लीगली। उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपकी उम्र मेजोरिटी एज में हो, यानी 18 साल आपकी एज हो चुकी हो। दूसरा यह है भैया, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कि आप साउंड माइंड कंडीशन में हो, है ना, यानी आपका साउंड माइंड कंडीशन हो, साउंड माइंड कंडीशन होनी चाहिए। साउंड माइंड कंडीशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। साउंड माइंड कंडीशन का मतलब है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसका रैशनल जजमेंट करने की मानसिक स्थिति में आप होने चाहिए। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय, यानी अगर उसके पहले आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी या उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय आप अच्छी मानसिक दशा में थे, अच्छी मानसिक दशा का मतलब मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन और उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, उसका रैशनल जजमेंट करने की मानसिक क्षमता आपके पास अगर उस समय है तो आप साउंड माइंड कंडीशन में माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति मान लेते हैं पागल खाने में बंद था, उसका इलाज चल रहा था असाइलम में, डॉक्टर ने उसका इलाज किया और डॉक्टर ने उसको घोषित कर दिया अभी एकदम सही है, जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो बाहर निकला और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो सच में अच्छी मानसिक दशा में था, जो कंडीशन मैंने बताया अच्छी मानसिक दशा की उसी में था। उसके बाद वो व्यक्ति फिर पागल हो गया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब इस व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, उसका इंपैक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इसका जजमेंट करने की मानसिक स्थिति में था। क्लियर है इतनी बात? दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वो बुखार में है, अच्छी मानसिक दशा में नहीं है, नशे में है किसी और उसमें, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके पहले भी वो ठीक था उसके बाद भी ठीक था। जैसे कई बार ना नशे में किसी को कॉन्ट्रैक्ट करा लिया गया, खूब सारी शराब पिलाई गई, कोई केमिकल दिया गया जिससे वो अचेत अवस्था में आ गया, उसके पहले वो अच्छा था और उसके बाद भी वो ठीक हो गया एक दिन के बाद, तो लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वो अच्छी मानसिक दशा में नहीं था, वो इस समझने की स्थिति में नहीं था, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। कहने का कुल मतलब यह है कि साउंड माइंड कंडीशन का मतलब यह है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने की मानसिक स्थिति में हो और क्या इंपैक्ट उसका पड़ेगा उसका रैशनल जजमेंट आप कर सकते हो, तो आपका साउंड माइंड माना जाता है। और जिस समय आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस समय को कंसीडर किया जाता है, उसके पहले या बाद को कंसीडर नहीं किया जाता है। तीसरा है, आपको किसी कोर्ट ने, किसी फोरम ने, किसी लॉ ने आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट ना किया हो, मना ना किया हो, इनवैलिड घोषित ना कर दिया हो, तो आप अगर आप ये तीनों चीजें रखते हैं, मतलब आप मेजोरिटी एज में हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आप साउंड माइंड कंडीशन में हैं और आपको किसी कोर्ट या फोरम ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हाँ माइनर के बिहाफ पर उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये है भैया आपके लिए एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल्स होती हैं। कम से कम दो पार्टी और उनके बीच एक एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो बन रहा है उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, किसी दबाव में सहमति ना ली गई हो, किसी नशे में किसी उसमें ना ली गई हो, फ्री कंसेंट होना चाहिए।
जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी तो मैंने आपको विधिवत तरीके से बताई है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं भैया। अब बहुत इत्मीनान से मेरी अभी जाइएगा मत क्लास से, बहुत इत्मीनान से बात को सुनिएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत क्या डेफिनेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के क्या स्टेप्स हैं, इसको हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए उसके एसेंशियल्स क्या क्या है। मॉड्यूल डी की शुरुआत आज से हो चुकी है। अब इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी चर्चा की गई है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को सही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सबसे आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसकी हम रोज एक एक करके बातचीत करते चलेंगे और विधिवत इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रहने देते हैं मित्रों। कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए, आप इससे जुड़ जाएं। मैं आपके लिए बीआरबीएल और अगर आपका सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर के रूप में एचआरएम है तो इन दोनों विषयों को डील करता हूं। आप इस पे कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं आपके साथ इस ग्रुप पर बना रहता हूं। क्यूआर कोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, या सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं दोस्त, फिर मिलेंगे कल। लाइव क्लास आपकी हो, आपके साथ ये अगली क्लास होगी, और उसमें हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 125 सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जिसको लिखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।